अभी राजेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ हाँ, बोलिए जी, भाई। आपकी भी आवाज हमें आ रही है। तो देखिए, आपका फर्स्ट रिएक्शन हम मांग रहे हैं बजट के ऊपर, क्योंकि जयराम रमेश की ओर से टैक्स टेररिज्म का वर्ड यूज किया गया था बजट पेश होने से पहले। तो अब आप खुश हैं? 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। 10 लाख का अनुमान था, लेकिन अब उम्मीद से बढ़कर। देखिए, हम्म। ये कदम ये कदम इनका सराहनीय है, लेकिन कुछ सारी चीजें अपन को देखनी पड़ेगी। ऑल ओवर जो टैक्स स्लेब है, टैक्स स्लेब में जिस तरह से रियायतें पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि हम्म। टैक्स का जो स्लेब एक हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज हर इंसान लगातार कोई भी चीज खरीदे, उस पे तो वो अपना टैक्स देता ही है। हम्म। उसके बाद में फिर इनकम टैक्स। ये ये जो मांग है, जो मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले भी इसकी घोषणा करी हम्म। थी कि हम पूरे देश में एक टैक्स करेंगे, सिर्फ एक बार टैक्स देना पड़े। वो चीप परिचित जो मांग थी, उसको पूरा नहीं किया है। हम्म। आज इस बजट के अंदर जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, हम्म। गिना रहे थे, ठीक है, वो उनकी पार्टी का एक मसौदा है। अपनी हम्म। पार्टी को अप्रिशिएट करना उनका फर्ज है। किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों की मांग तो सबसे बड़ी एमएसपी की है ना। हम्म। कहाँ पे घोषणा हुई? कहाँ पे घोषणा हुई? जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, मध्यम वर्गीय जो हमारे दुकानदार हैं, हम्म। उनके लिए जो घोषणाएं होनी चाहिए, जिसके लिए अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन जिस हम्म। बात को लेकर के संघर्षरत है, मिडिल क्लास के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के हम्म। लिए, उनके लिए जो राहतें देना अपेक्षित था, वो अभी तक नहीं मिला है। हम्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर जो हम्म। मैनिफेस्टो के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही थी ना, उसको वो पूरा करने का प्रयास करे। यूं तो हम्म। देखिए, देश का बजट है। अब हम नुक्ताचीनी मैं नहीं हम्म। करना चाहता। मैं खुले दिल वाला इंसान हूं। हम्म। जो अच्छी चीज है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जो देश की आवाज है उसको सुन करके पूरा करने का प्रयास करना चाहिए था। एक अच्छा हम्म। मौका था, उन्होंने नहीं किया। आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, इन आपकी बातों का जवाब लेंगे। भदौरिया जी से आपने दो चीजें गिनवाई, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपने बात की, और इसी के साथ एमएसपी के मुद्दे पर आप बोलते हुए नजर आए। जवाब लेंगे भदौरिया जी से, लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट पर आपका फर्स्ट रिएक्शन, और इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया गया इस बजट में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए निशु जी, हम्म। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं यहाँ पर, हम्म। और निश्चित बात है। अभी कैप्टन आई सिंह जी को मैंने सुना, ये सोनी साहब को सुना मैंने, हम्म। तो अपने अपने विचार रखे। देखिए, यहाँ पर पहले हम अगर अच्छी बातों का जिक्र करें, हम्म। क्योंकि यहाँ पर आप विपक्ष से ये नहीं समझ सकते कि विपक्ष केवल गुणगान करेगा। विपक्ष का दायित्व है कि वो खामियां उजागर करे। और हम्म। अच्छी बात है, सोनी साहब ने ये भी बात करी कि जो अच्छे अच्छे पहलू हैं इस बजट के, तो अच्छे पहलुओं की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल क्लास के लिए, और खासतौर पे जो सैलरी क्लास है, उसके लिए बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि अगर हम ये पैटर्न को समझें, क्योंकि ये 8वां बजट है निर्मला सीतारमण जी का, तो पहले 5 लाख तक की छूट थी, उसके बाद यहां पर 7 लाख, उसके बाद अब 12 लाख तक छूट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं इसको एक बहुत बड़ा रिफॉर्म बोलूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिस्पोजेबल इनकम, देखिए अगर सरल भाषा में समझे इस बजट को, कि जितनी डिस्पोजेबल इनकम आएगी तो उसका सीधा मायना यह है कि यहां पर कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी तो यहां पर आपका ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। और यहां पर निश्चित बात है कि सवाल यह पैदा होता है कि जॉब क्रिएशन कैसे होगी। क्योंकि आपको यह समझना है कि जैसे हम एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलिस्ट मेजर्स या पॉपुलिस्ट कदम क्या कोई सरकार उठाती है, तो ये अच्छी बात है कि एक अच्छे जो आज घोषणाएं हुई हैं इस बजट के माध्यम से, कि बात करिए कि कपास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, और दालों को कैसे, दालों के जरिए कैसे आत्मनिर्भर जो एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसको कैसे बल मिलेगा। साथ साथ आप किसानों को अगर क्रेडिट देते हैं, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है जिसको हम नमन करते हैं, तो वहां पर जो अगर ध्यान सरकार का केंद्रित हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और साथ साथ मैं सोनी साहब की बात का भी बिल्कुल उनके साथ हूं यहाँ पर, कि जब बात बोलते हैं कि एमएसपी को लेकर एक बड़ी मांग है,
तो सोनी साहब, मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, आपके कार्यकाल में भी बड़े कदम उठाए गए थे और यहाँ पर हर एक सरकार चाहती है जब उनको जिम्मेदारी मिलती है, वो सत्ता पे काबिज होते हैं कि उनका दायित्व कई गुना बढ़ जाता है जब जनता का जनादेश मिलता है। तो जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वो भी उनको याद करा जाता है क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाए थे, अच्छे कदम उठाए थे। हम अच्छी बातों को याद करें तो यहाँ पर हर एक सरकार अपने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाती है, उपलब्धियां हासिल करती है और कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसका दायित्व विपक्ष का भी है और एक आम आदमी का भी है कि आप उसको उजागर करें और जनता तक और सरकार के कानों तक वो बात पहुंचनी चाहिए, उनके नुमाइंदों तक बात पहुंचनी चाहिए। बहरहाल, अगर हम इस बजट की बात करते हैं तो मैं इसको पीपल्स बजट बोलूंगा यहाँ पर। और अच्छी बात है कि यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जब बात बोल रहे हैं, जनता जनार्दन होती है और जनता जनार्दन का जब ये बजट है, क्योंकि खास तौर पे अगर तवज्जो दी जा रही है मैन्युफैक्चरिंग पे, देखिए आपकी दर्शकों तक ये बात जानी चाहिए कि वो भी एक दौर था जब हम महज तवज्जो दिया करते थे व्यापार को। ये नया हिंदुस्तान है और जिसका श्रेय पूरे देशवासियों को जाता है। यहां पर हम लोग अब तवज्जो दे रहे हैं उत्पादन को। तो यहां पर, और पहले क्या होता था कि आयात निर्यात जो होता था, हम उसमें ध्यान नहीं केंद्रित करते थे कि कितना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब यहां पर हम लोग उसमें संतुलन बनाते हैं कि ऐसे ना हो कि वहां पर हम डॉलर को तो स्ट्रॉन्ग कर दें और हमारा जो रुपए है वो कमजोर होता रहे। तो यहां पर आपको फॉरेन एक्सचेंज भी मजबूत करना है। और सबसे बड़ी बात है कि एफडीआई की जो बात हुई है इंश्योरेंस सेक्टर में कि 74 से लेकर उसको 100%, तो ये अपने आप में मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा कदम है कि यहाँ पर अब एक बिल्कुल खुला मैदान है, कई इसमें कंपनियां आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे संभावना जो जताई जा रही है कि रोजगार उत्पन्न होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जब प्रधानमंत्री ने अभी जो बात रखी देश को संबोधित करते हुए, तो वहां पर जब वो बात बोल रहे हैं कि एक तरफ उत्पादन को तवज्जो मिलेगी इस बजट के माध्यम से, टूरिज्म सेक्टर को, और साथ साथ नए एयरपोर्ट्स के निर्माण की बात हो रही है, जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, ध्यान उस तरफ जा रहा है। क्योंकि निश्चित बात है कि यहाँ पर विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार को घेरे कि आपने कितने रोजगार दिए जो वायदे करे थे चुनावी मैदान में जाकर। तो यहाँ पर, और एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, कल्चरल हेरिटेज की जो बात कर रहे हैं, जो पांडुलिपियों की बात करी, तो वो मतलब एक तरह से सारे पहलुओं को कोशिश करी गई है इस बजट के माध्यम से कि उसको शामिल करा जाए। और कैंसर की जो दवाइयां मिलाकर इस पूरे बजट की सराहना लगातार की जा रही, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। फिलहाल आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपको ले चलेंगे प्रयागराज, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इसी के साथ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, बजट को लेकर जो चर्चा हम जो चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जहां बजट को लेकर चर्चा ये है कि देखिए इसमें बड़ी राहत मिडिल क्लास को दी गई, लेकिन इसके बावजूद तमाम सवाल जो है विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं कि एमएसपी पर आपने क्या किया। हमारे साथ तमाम हमारे गेस्ट जो हैं जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, आपके पास आऊंगी, उन सवालों का जवाब आपसे मैं लेना चाहूंगी जो कि आपसे राजेंद्र सोनी जी ने पूछे। एक तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि आपने भले ही जो टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो लग रहा है ना, और इसी के साथ एमएसपी को लेकर आपने क्या किया, पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए निशु जी, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार है वो। मैं हर चैनल पर उनको अपने साथ देखता हूँ, वैसे भी उनकी कहीं डिबेट सुनता हूँ, तो बहुत बुद्धिमता से अपनी विश्लेषण करते हैं। और राजेंद्र जी को मैं यही कहूंगा कि राजेंद्र जी भी बहुत अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस के। जैसे ही उनको जो चीज अच्छी लगी उन्होंने बिल्कुल उसकी तारीफ की है, कहीं गलत नहीं है। मैं उनको यहाँ ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो गलत है, वो भी एक अच्छा प्रवक्ता है। मतलब समस्या यहाँ एक आ जाती है कि जिस पार्टी के है उस पार्टी के गाइडलाइन से तो हटके नहीं चल सकते ना। तो उन्होंने ये तो कहा है कि 12 लाख जो मिडिल क्लास को जो छूट दी गई है सराहनीय है, अगर उसके साथ कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी पार्टी का जो पक्ष होता है वो बिल्कुल रखा है, मैं उस पर उनको गलत नहीं मानता हूं। अब उन्होंने जो कहा है कि टैक्स बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि जीएसटी जब तक भारत में नहीं थी तो क्या हाल था, हर चीज पे अलग अलग टैक्स थे, हर स्टेट हर प्रांत का अलग अलग टैक्स था। तो जीएसटी लाके उसको वही तो किया है कि सारे टैक्सों का एक किया है। पहले आपने देखा होगा निशु जी, हर स्टेट जहां खत्म होता था दूसरा स्टेट लगता था, तो वहां एक सेल टैक्स का एक नाका लगा रहता था और वहां पर किस तरह से लूट मार काला बाजारी होती थी ट्रकों को पास करने पे। टैक्स
जनता टैक्स दे रही है, मगर वो टैक्स सरकार तक नहीं पहुंचता था। जनता टैक्स उस टाइम भी देती थी, आज भी दे रही है, मगर सरकार पे वो टैक्स नहीं पहुंचाता। उसमें बिचौलिए बंडर बांट कर जाते थे। जैसे मैंने बताया कि ट्रकों की लाइन लगी रहती थी, उनको जो है ना 2 नंबर में निकाला जाता था। तो वो चीजें आज खत्म कर दी। आज कहीं भी सेल टैक्स के कोई भी टोल नहीं है, कोई नाका नहीं है। जीएसटी आने से ये फायदा हुआ है। तो आज जीएसटी के माध्यम एक देश एक टैक्स हो चुका है। हर प्रांत का अलग अलग टैक्स था, वो खत्म हो चुका है। हर चीज जिस तरह से जो होता था वो सब, तो इसी को कहते हैं एक टैक्स। इससे सभी को राहत मिली है। टैक्स पहले भी हम देते थे, आज भी दे रहे हैं, मगर उस टैक्स का फायदा, जो लाभ सरकार को जाना चाहिए न तब जाता था, मगर आज जा रहा है। तो उसी पैसे से आज देश में जिस तरह से विकास हो रहे हैं। विशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जहां से भी आपका पैतृक गांव जहां भी पड़ता हो, शहर पड़ता हो, आप उस टाइम आते, आज से 10 साल 12 साल जब 15 साल पहले जब आप आती होगी, तो आपको दिल्ली आने में कम से कम 10 से 20 घंटे लगते होंगे। मगर आज इतनी अच्छी रोडें हैं कि आपको पता नहीं चलता कि हम दिल्ली, अपने घर से दिल्ली कब पहुंच गए। और ये स्थिति पूरे भारत की है। आज जिस तरह से रोडों का जो आपने देखा है कि जाल बिछाया गया, वो भी बिल्कुल भदौरिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, उसमें कोई दो राय नहीं। एमएसपी पर आपका जवाब? बिल्कुल, एमएसपी आपने देखा होगा, किसानों की अगर एमएसपी बढ़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी ने नहीं बढ़ाई है। आज की तारीख पे हमने ज्यादा से ज्यादा अनाज पूरे एमएसपी के अंदर ले लिए हैं, और उनको समय समय पे हर बार हम बढ़ा रहे हैं। अब ये बार बार कहते हैं उसको गारंटी। अरे गारंटी आप तो जो है ना 70 साल में नहीं दे पाए। हमें तो जुम्मा 12 साल हुए हैं, तो आप हमें थोड़ा अपने जितना समय आने दो ना। हो सकता है कि हम एमएसपी किसानों की ऐसी करते हैं, आप सोच ही नहीं सकते हो। जिस तरह से आज किसानों को हमने 3 लाख भी हम ही ने किए थे, और आज 5 लाख भी हम ही ने किसानों को कर दिए क्रेडिट कार्ड। और किसान को जो सम्मान निधि हमने दी है, शायद आप 70 साल में नहीं दे पाए, वो भी तो सम्मान हम ही ने दिया है। इसी तरह से गृहिणियों को, महिलाओं को, उद्योगियों को जिस तरह से राहत हमने दी है, हमारी सरकार ने दी है, ये शायद 70 साल में नहीं दे पाए। तो इनको विचार करना पड़ेगा। मैं इनका बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ। कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, तो वो हम कितना भी अच्छा करेंगे, वो हमारी कमियां खोजेंगे, वो खोजना भी चाहिए, हमें उसकी बुराई नहीं है। मगर ये अंदरूनी, ठीक है। देखिए राजेंद्र जी, भदौरिया जी कह रहे हैं कि आप मन ही मन खुश हैं बजट से, लेकिन आप जस्ट बिकॉज आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो कमी बोलनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ आलोचना तो करनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसी के साथ एमएसपी पर भी आपने जवाब सुना, उन्होंने कहा कि आप 70 साल में तो दे नहीं पाए, तो अब हमें तो कुछ ही टाइम हुआ है और टाइम दे दीजिए, मांग रहे हैं टाइम। पहले तो कैप्टन भदौरिया जी की विनम्रता का मैं कायल हूं और आपकी तारीफ करता हूं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बीरर हूं तो मुझे कुछ बोलना ही बोलना है। मैंने कहा ना, मैं खुले दिल वाला इंसान हूं। राहुल गांधी जी ने परसों दिल्ली में एक कार्यक्रम के अंदर उन्होंने यह स्वीकार किया, तो राहुल गांधी जी ने खुले मन से एक बार नहीं कई बार स्वीकार किया कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई है। और देखिए, परिस्थितियां एक जैसे नहीं होती। जब कांग्रेस का शासन था उस वक्त परिस्थितियां कुछ अलग थी, आज परिस्थितियां कुछ अलग है। कांग्रेस ने नहीं करी तो क्या आप भी नहीं करेंगे? आप कह रहे हो कि हमें भी इतना टाइम चाहिए। अरे 70 साल कांग्रेस को मिले, 70 साल आपको चाहिए। 70 साल में तो मर जाएंगे ना लोग, खत्म नहीं हो जाएंगे। ऐसा अपरिपक्वता भरा जवाब कि मुझे आशा नहीं थी भदौरिया जी से, मैं इस पे एतराज करता हूँ। नहीं, आपको करना है, आपको करना है तो आपको करना चाहिए। दूसरी बात, भदौरिया जी ने कहा कि जीएसटी लागू हो गया ना, शायद भदौरिया जी को पूरा नॉलेज नहीं है। जीएसटी का उपयोग नहीं, केंद्र सरकार उसका उपभोग कर रही है। वो जो कांग्रेस शासित राज्य है उनको जीएसटी का पैसा लौटा ही नहीं रही, अरबों रुपए अटके पड़े हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस का शासन था 5 साल। मैं उस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूं। राजस्थान का कितने ही अरबों रुपए जीएसटी का पैसा है, केंद्र सरकार ने नहीं लौटाया। जीएसटी आपने लागू करी है अपने फायदे के लिए। और दूसरी बात, आप कैप्टन, आपके माध्यम से कैप्टन साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर गरीबों के आवास के लिए कोई स्पष्ट बात नहीं करेगी, मनरेगा के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं करेगी,
जो इंस्पेक्टर राज है, मैं तो एक छोटे से जिले से आता हूँ, श्री गंगानगर, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ऐसे जो छोटे शहर है, हम लोग इंस्पेक्टर राज से बड़े परेशान हैं। जो चाहे वो सेल टैक्स का इंस्पेक्टर हो, चाहे वो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर राज को परेशान करने, उसको समाप्त करने के लिए कोई स्पष्ट घोषणा इस बजट में नहीं करी गई है। आपका है कि हम उत्पादकों पे हम फोकस कर रहे हैं। तो जो बहुत ही छोटी छोटी जातियां हैं, सुनार है, सुथार है, लुहार है, दर्जी है, कुम्हार है, ये देश के आर्थिक जो उत्पादन है ना, उसकी एक धुरी है। बहुत छोटे हैं, लेकिन हर घर के अंदर इनकी जरूरत पड़ती है। इनके उत्पादन पे आपने क्या फोकस किया है? ये चीजें तो है जिससे देश बनता है। इस पे आपको बताना चाहिए। बेरोजगारी और आर्थिक असमानता है, इस पे कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है। तो ये तमाम चीजें मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी, आपके सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ लगातार विपिन शर्मा भी जुड़े हुए हैं। विपिन जी, देखिए, एक बात